हेलो एंड वेलकम। देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है बजट में। देखो, पहले बजट हमने डिस्कस किया है जो कि इंटरिम बजट था, जो कि चुनाव सामने था तो इंटरिम बजट पेश किया गया था जो कि कुछ महीनों के लिए वैलिड होता है। और अब हम देखने वाले हैं कि इस पूरे ईयर में यानी 24-25 में बजट में क्या कुछ है, समराइज करने वाले हैं बजट को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो बजट हमारी पहले की थी वो इंटरिम बजट। वो बेसिकली 4 पिलर पे बेस्ड थे, जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और जो फार्मर है, हमारे किसान है, अन्नदाता, वो इन्वॉल्व थे ना। इस बार का जो बजट है वो बेसिकली फोकस है एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे यानी स्किल अप करना या री स्किलिंग करना, और एमएसएमई सेक्टर्स और हमारा जो मिडिल क्लास है। साथ ही साथ इसके इस बजट के अंदर 5 नए स्कीम्स को ऐड ऑन किया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा धनराशि निवेश की गई है। और जो हमारे यूथ है ना, लगभग 5 सालों में 4.1 करोड़ यूथ जो है, इसमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। अपने आप को अप स्किलिंग करेंगे, री स्किलिंग करेंगे, या जो एकदम अनस्किल है उनकी स्किलिंग होगी। तो तीनों तरह का चीज़ यहाँ पे जो है हमें देखने मिलेगा। और इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, दैट इज़ हम देख रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का है। और फिलहाल इस ईयर में 1.48 लाख करोड़ रुपीज़ जो है एलोकेट किए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये 5 योजनाओं को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बजट की जो प्रायोरिटीज़ है, 9 प्रायोरिटीज़ है इस बजट में, उसे हम देखेंगे। नंबर 1 पे हमारी आती है प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, रेजिलियंस क्रिएट किया जाए, है ना। और मतलब हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर तरह की एग्रीकल्चर हमारी बूस्ट हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बूस्ट किया गया। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस नहीं किया गया, सर्विसेज पर फोकस किया गया, तो ये ध्यान में रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग पे, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स। देखो, इस बार ना हम मैं बता रही हूँ बार बार, ये जो हमारा है ना, देखो वैसे तो ये बजट मिडिल क्लास, एंटी मिडिल क्लास, फलाना ढिमाका, अपोजिशन का चल रहा है, बट उस पर आपको फोकस नहीं देना है। आपको ये देखना है कि जो मिडिल क्लास है, जिसमें जो लोग एक न्यूनतम सैलरी गेन करते हैं और उसी में वो फंस के रह जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाती है उनकी जो डेवलपमेंट है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो इतना अर्न नहीं कर पाते कि अपनी स्किलिंग को अपडेट कर पाए, या जो है री स्किल कुछ कर पाए। मतलब मार्केट में डिमांड कुछ ज़्यादा है, जैसे सपोज आईटी सेक्टर भी डाउन चल रहा है, तो कुछ नया कोर्स कर लें जिससे हमें दूसरे सेक्टर में जॉब मिल सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो रीस्किलिंग, अप स्किलिंग। और ऐसा कुछ स्टाफ हैं, कुछ वर्कर हैं जिनके पास स्किल नाम का कोई चीज़ नहीं, वो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनकी स्किलिंग हो सके ताकि वो कुछ ऑपरेट करना सीख ले, कुछ चलाना, मशीन चलाना सीख ले, सो दैट कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से मिडिल क्लास के लिए ही है, देखा जाए तो। और यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। देखो, इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स के तौर पे यूज़ होता है, पर ह्यूमन तभी रिसोर्स है जब उसके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन का मतलब डिग्री वाला एजुकेशन नहीं, स्किल हो, अर्निंग की स्किल हो। तो एक जो हेल्दी ह्यूमन है, मतलब वो मेंटली, फिजिकली वो हेल्दी है, स्किलिंग है उसके अंदर, तभी वो देश के लिए क्या हो सकता है, एसेट हो सकता है। अदरवाइज एक आदमी जो स्किल नहीं है, जिसके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, पर वो ह्यूमन है, तो उस देश के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो पाता, वो वर्डन के तौर पे देखा जाता है इकोनॉमिक दृष्टि से। एनर्जी सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म क्या क्या करना है, इस बजट में इस पे बात की गई है। तो ये 9 प्रायोरिटीज़ है। नंबर 1 जो प्रायोरिटीज़ है हमारा, इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई, जिसमें प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा रिलीजन जो मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिलीजियंस बनाना है, तो उसमें हम देखेंगे आत्मनिर्भर हमें होना है ऑयल के मतलब मैटर में, स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल। तो ऑयल सीड जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, फिर उससे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है तेल, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो है गवर्नमेंट सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास की है इस बजट में। इसमें मस्टर्ड से लेकर के ग्राउंड नट्स, ठीक है, सोयाबीन, सनफ्लावर्स, ठीक है, इन सब जो मतलब जो एग्रीकल्चर इनकी होती है उस पे फोकस है, सो दैट कि इनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो सके, तेल उत्पादन ज़्यादा हो सके ना। दूसरा क्या है, डीपीआई माध्यम से एग्रीकल्चर जो किसान है उनको जोड़ा जाएगा। डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको इसमें ऐड करने पे उनको जो है उनकी ज़मीन के हिसाब से, जितनी उनकी ज़मीन है उसके हिसाब से उनको कवरेज मिलेगा। और ये कवरेज 3 साल के लिए होगा, सो दैट कि वो अपनी फार्मिंग अच्छे से कर सकें। और यहाँ पे हम देखेंगे इसके लिए जो प्रोविज़न है वो 1 लाख 0.52 लाख करोड़ रुपीज़ का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए दिया गया।
मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं है डीपीआई। ये डीपीआई व्यवस्था जो है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के लिए भी है। अब एलाइड का मतलब समझ रहे हैं, एलाइड का मतलब जैसे जो पशुपालन हो गया, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर जो आप समझते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट के लिए जो भी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, माने डायरेक्ट ज़मीन में जो खेती होती है उसको छोड़ करके रिलेटेड जो भी वर्क है, जो एग्रीकल्चर के सिमिलर ही लगते हैं, उसमें उतना ही वर्क लगता है, उतना ही सिस्टम सिस्टम उस पे काम करता है, वो एलाइड सेक्टर कहलाता है। अब इसमें हो क्या रहा है, 109 तरह की जो है हाई वेराइटीज़, हाई यील्डिंग सीड्स जो है, जो हर क्लाइमेट में सस्टेन कर सके, मतलब क्लाइमेट रेज़िलिएंट जो हो, माने क्लाइमेट जैसे अब बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ का पानी एक दिन गाँव में रुक गया है, तो खेत में रुक गया है, तो फसल खराब हो जाएँगे। तो ऐसे बीज हो कि 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह पानी को सहे पर खराब नहीं हो। ठीक है? तो इस तरह से हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो है और क्लाइमेट को सह सकने वाला, पानी कम है, सूखा है, तब भी वो फसल जो है वो जल नहीं गया, मतलब फसल सस्टेन कर रहा है, कम पानी में भी वो उस पे खेती हो रही है। तो इस तरह का 109 बीज तैयार किया गया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में यूज़ होगा। 32 फ़ील्ड या हॉर्टिकल्चर में यूज़ हो सकते हैं। 32 फ़ील्ड मतलब जैसे फ़ील्ड मतलब मैदान यानी खेत। यानी धान का हो सकता है, मक्के का हो सकता है, ठीक है? अब जैसे मान लो कि हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है, तो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, तो हो सकता है कि वो अंगूर की हो, है ना? तो मतलब इस तरह से अलग-अलग जो बागवानी होती है, कुछ मान लीजिए संतरे की हो, है ना? या कोई फ्रूट्स की हो, कोई वेजिटेबल की हो, तो इस तरह से हॉर्टिकल्चर के लिए भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी है। ये 32 फील्ड आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं। सीड्स कितने हैं? 109, ये भी याद रखना है आपको। जो किसान हैं उनको पुशअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ जो किसान हैं वो इसके तहत आएँगे, उनको सर्टिफ़िकेशन भी मिलेगा, ब्रांडिंग भी हो जाएगी उनकी। अब देखो ब्रांडिंग और सर्टिफ़िकेशन उनको कराने में इधर-उधर दौड़ना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि जो सेंटर्स होंगे जो उनको ब्रांडिंग करेंगे, उनको सर्टिफ़ाई करेंगे यानी सर्टिफ़िकेट बाँटेंगे, वैसे 10,000 जो हैं बायो इनपुट रिसोर्स बेस्ड सेंटर खोले जाएँगे अलग-अलग एरिया में। जो प्रायोरिटी 1 है, इसमें आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि जो खरीफ फसल होता है, आपने पढ़ा होगा, तो जो खरीफ फसल है उसके लिए भी डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, जिसको 400 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जा रहा है। इसके तहत इंश्योरेंस भी प्रदान किया जा रहा है, जो कि समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड होगा, जिसमें अभी फ़िलहाल 5 राज्य आ रहे हैं। ये वीवीआई है, ये आप ध्यान में रखो। और अभी देखो कुछ-कुछ एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, राइट? तो उसमें आपका ये बन सकता है क्वेश्चन, जन समर्थ। और यहाँ पे हम देखेंगे जो नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो उसका उद्देश्य है, इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है, वो ये है कि फ़ास्ट ट्रैकिंग ग्रोथ हो सके। स्पेसिफ़िकली जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है हमारा, वहाँ पे हम जनरेट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, अपॉर्च्युनिटी जनरेट कर सकें। तो ये इस पे बेस्ड है। नाउ जो प्रायोरिटी 2 है, उस पे हम बात कर लेते हैं। तो स्किलिंग और रीस्किलिंग की बात जो हमने करी थी, उसको देखेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चल रही है कि हमारे यहाँ जो युवा हैं, जो काम कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको ना स्किल के कारण भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि 5 नई योजनाओं को एक्सक्यूज़ मी, बजट में क्लब किया गया है। तो इसमें बेसिकली जो 3 योजनाएँ हैं, 3 जो हैं, मतलब एक पैकेज के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? तो इन पार्ट्स को स्कीम ए, बी, सी करके दिखाया गया है, जिसमें फर्स्ट जो है, जो स्कीम ए है, दैट इज़ अ फर्स्ट टाइमर। दूसरा है ऑप्शन बी, जो आपको स्कीम बी दिखाई दे रहा है, नॉट ऑप्शन बी ये जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड सी में दिखाई दे रहा है सपोर्ट एंड एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए थर्ड है। फर्स्ट टाइमर का मतलब क्या है? वैसे कार्य करने वाले कर्मचारी जो फर्स्ट टाइम जॉब करने आए हैं और फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो फर्स्ट टाइम काम करने आए हैं और उनकी सैलरी 15,000 या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो होता क्या है कि 1 महीना कार्य करने के बाद उनको फर्स्ट सैलरी मिलती है। तो ऐसा नहीं करके वो जिस दिन जॉइन करेंगे उस दिन से ही उसको सैलरी मिलेगी, फर्स्ट महीने की सैलरी मिलेगी। लेकिन फर्स्ट महीने की सैलरी उसको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, जो कि उसके ईपीएफओ में ऐड हो जाएगा, उस खाते में ऐड हो जाएगा। और हम ये देखेंगे कि जो सरकार है, वो क्या करने वाली है, जो जॉब क्रिएशन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये तो एम्प्लॉयी के लिए हो गया जो काम करने आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। अब दूसरा क्या है कि जैसे मान लो कि आपकी फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री स्टार्ट करें, लेकिन वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चरिंग माने जब आप कुछ बना रहे हो, निर्माण कर रहे हो, तो वैसी कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा, तभी वो क्या कर पाएँगे, जॉब क्रिएट कर पाएँगे मार्केट में। तो वैसी कंपनी जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होती है,
वैसी कंपनी को फर्स्ट 4 साल के लिए जो भी उनके एम्प्लॉय होंगे, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा और डायरेक्टली ये प्रोवाइड होगा एम्प्लॉयर को उनकी ईपीएफओ के थ्रू। अब जो थर्ड है, उसमें हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट में 3000 रुपये, है ना, लगातार 2 साल जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा एडिशनली, मतलब जो आपका सैलरी है, सैलरी का जितना भी परसेंट डिडक्शन होकर के आपके ईपीएफओ में यानी पीएफ अकाउंट में जा रहा है, उसके साथ-साथ हम देखेंगे कि 2 साल तक सरकार जो है वो 3000 रुपया ऐड करने वाली है। सो दैट जो आपकी धनराशि है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ प्रायोरिटी 2 में जो स्किलिंग है उसमें हम बात करें, जो 2 हमारे बच गए, 5 में 3 हमने कवर किया, 2 जो बच गए, इसमें क्या है स्किलिंग प्रोग्राम और अपग्रेडेशन का माने अप स्किलिंग का, यानी कि एक तो स्किलिंग हो रही है, यहाँ पे स्किलिंग अपग्रेड हो रही है। तो इसके लिए इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सहयोग लिया जा रहा है। लगभग 1000 ऐसे स्टूडेंट जो कि आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई वाले जो लोग हैं, उनको 5 साल तक जो है ये बेनिफिट मिलेगा। उनका कैसे हमें कंट्रीब्यूट करना है कि उनका यूज़ हम कर सकें मतलब इंडस्ट्री में, क्योंकि आईटीआई करके लोग बहुत ज़्यादा स्किल अप नहीं हो पाते हैं, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा फाइन टच की ज़रूरत होती है, तो वो मतलब यूज़ कर सकते हैं उनके ब्रेन का हम। अब ये जो प्रोसेस है ये हब एंड स्पोक एक तरह से एक सिस्टम होता है, जैसे जो साइकिल का पहिया या आपने कोई पहिया देखा होगा, उसमें इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। तो सेंटर एक ही है और अलग-अलग एरिया पे आप विकास कर रहे हो, अलग-अलग काम कर रहे हो और सबका जो एंड है वो सेंटर की तरफ ही जाता है। तो इस प्रोसेस को हब एंड स्पोक अरेंजमेंट कहते हैं। तो इसके तहत विकास होगा सो दैट कि जो डिफरेंट एरिया के भी जो आईआईटीज़ वाले हैं या अलग जो हैं, जिनके पास कोई ऐसा सर्टिफाइड डिग्री नहीं है, उनको स्किलिंग कराई जाएगी। फोकस होगा क्वालिटी प्रोड्यूस करना, कोलैबोरेशन स्टेट के साथ मिलकर के, इंडस्ट्री के साथ मिलकर के क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना। इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया लेवल पे, जिसमें हम देखेंगे 1 करोड़ जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 महीने के लिए वो किसी टॉप इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करेंगे और उनको मंथली जो है 5000 रुपये, ठीक है, 5000 रुपये जो है उनको मंथली दिया जाएगा इंटर्नशिप के लिए, जो धनराशि मिलती है, ठीक है, वो 5000 रुपये मिलेगा। 1 साल के लिए 1 करोड़ युवा कर सकते हैं ट्रेनिंग किसी भी टॉप इंडस्ट्री के अंदर। प्रोसेसिंग होगी उसकी, रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, अगर जो बच्चे हैं जो कुछ अलग एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे 25,000 बच्चे को जो कि स्किलिंग के रूप में कुछ नया पढ़ना चाहते हो, उनको 7.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जो कि गारंटी फ्री मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा। पढ़ के देना है आपको, रिटर्न करना है डेफिनेटली, बट उसको लेने के लिए आपको बहुत हू एंड क्राई नहीं करना पड़ेगा। ई वाउचर का प्रोविज़न किया गया, जिसमें 10 लाख ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पर वो एजुकेशन फॉरेन कंट्री में नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में ही लेना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे को 10 लाख रुपए मिलेगा और इसके लिए भी 1 लाख स्टूडेंट का चयन किया जाएगा प्रति वर्ष, यानी 1 लाख स्टूडेंट होंगे जिनको 10 लाख रुपए तक का पैसा मिल सकता है, पर उनको पढ़ाई देश के अंदर ही करना पड़ेगा, देश के इंस्टीट्यूट में करना पड़ेगा। अब जो कि ये लोन मिला है 10 लाख रुपए का, इसमें इंटरेस्ट तो लगेगा, पर इस इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट होगा एक्स वाई जेड जो भी रुपीज़ तय होगी, उसमें 3% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। मान के चलो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको देना पड़ेगा 7%, 3% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, जिनको अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, अच्छे एमबीए कॉलेज में पढ़ने के लिए भी लोन चाहिए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। प्रायोरिटी 3 में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सोशल जस्टिस पे बात की गई, जिसमें हम देखेंगे पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, स्टैंड अप इंडिया, ये सब चीज़ों को और ज़्यादा स्पीड अप किया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे पूर्वोदय योजना एक इम्पॉर्टेंट है। पूर्वोदय योजना मतलब जो भारत का पूर्वी पार्ट है ना, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, उसका कैसे विकास हो जाए, तो इसके लिए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को कवर किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ये भारत का विकास इंजन साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रायोरिटी में इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सोशल जस्टिस में हम देखेंगे कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो हमारे जनजाति हैं, जो एसटीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो उसके लिए जो मतलब रिमोट एरिया तो बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वर्ड यूज़ होता है कौन सा,
जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैसे गाँव जहाँ जहाँ आदिवासी बहुसंख्यक हैं, तो वैसे गाँवों को आइडेंटिफ़ाई किया गया और 63,000 लगभग ऐसे विलेज हैं, जहाँ कुल मिला कर के इन सभी गाँवों का आबादी जो मिला दिया जाए, तो 5 करोड़ के ऐसे आस-पास आदिवासी हैं, जिनके डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग योजनाओं को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा ताकि माइक्रो लेवल पर डेवलपमेंट हो सके। नाउ इसके तहत हम देखेंगे पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 ब्रांचेस खोले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि 2.66 लाख करोड़ रुपीस जो है वो डेवलपमेंट के लिए रूरल एरिया में, स्पेसिफिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में दिया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है। 3 लाख करोड़ से अधिक, मतलब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है वो बेनिफिशरी स्कीम्स के लिए लॉन्च की जाएगी, जो कि महिलाओं और गर्ल्स के ऊपर बेस्ड होगी, वो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में बात करें तो जो हमारी एमएसएमई है उसको जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हमारी इकोनॉमी में यानी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई सेक्टर का ही होता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर स्ट्रेस में होता है, फाइनेंशियली स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली जहाँ पे मैनुअल लेबर का यूज़ हो, मशीन कम हो, ज़्यादा ज़्यादा लेबर का यूज़ हो, वैसे इंडस्ट्री को 100 करोड़ से अधिक का लोन जो है उनको मिलेगा। और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा हू एंड क्राई नहीं करना है, मतलब गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेगी, क्रेडिट गारंटी एक तरह का होगा। जो मुद्रा लोन है, जिसमें हम देखते थे 3 कैटेगरी है ना, तरुण देखते थे हम लोग, जो लास्ट कैटेगरी होती थी जिसमें 10 लाख रुपए का लोन मिलता था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो शिशु, किशोर, तरुण 3 कैटेगरी थी, है ना। अब नाउ एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो हमारी क्वालिटी है एंड सेफ्टी टेस्टिंग जो होती है, स्पेसिफिकली जो फूड इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए लैब बनाए जाएंगे। एनएबीएल के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है, सो दैट कि जो हमारे छोटे छोटे जो विक्रेता है या छोटे छोटे जो एमएसएमई के अंदर आते हैं, जो फूड पे काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री है उनकी, फूड एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनकी फूड की टेस्टिंग, उनकी फूड की क्वालिटी को बढ़ा करके, सर्टिफाइड करके उनको जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ला करके, क्योंकि जब सर्टिफाइड होंगे तभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आएंगे। उससे क्या होगा, फिर उनको फ़ायदा होगा और उनका वो जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकता है, और इसके लिए ट्रिपल पी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाउ जो हमारी जो कंपनीज़ है उनके साथ हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसी 500 कंपनी फाइंड आउट की जाएगी जो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में क्या करेगी, ट्रेन करेगी। ये हमने आपसे डिस्कस किया। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज रिवाइज किया गया, हमने देखा। प्रायोरिटी 5 में अर्बन डेवलपमेंट आता है। अर्बन डेवलपमेंट के अंदर स्पेसिफिकली घर बनाने की बात है। जो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 चल रहा है, इसमें 1 करोड़ घर बना करके देना है मिडिल क्लास फैमिली को अभी, और इसके लिए 10 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। यानी ये काम 5 साल में करना है। 10 लाख रुपए की धनराशि यानी कि 2 लाख करोड़ जो है वो हर साल यूज़ करना है, बट गवर्नमेंट इसकी राशि को बढ़ा करके 2.2 लाख करोड़ कर दी, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है 0.2 लाख करोड़ का इस योजना में। वाटर सैनिटेशन एंड सप्लाई के लिए हम देखेंगे कि 100 जो बड़े शहर हैं उसमें जो है काम किया जाएगा सैनिटेशन के लिए। तो इसमें हम देखेंगे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट करने के लिए बैंक और स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका यहाँ पे जो है यूज़ की जा रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी अच्छा करने के लिए बैंकेबल प्रोजेक्ट होने चाहिए, माने बैंक के द्वारा फाइनेंस या बैंक के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसमें स्टेट और बैंक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत हम देखेंगे कि जो हमारी हम बात कर रहे हैं कि 100 वीक के अंदर जो ऐसे फूड विक्रेता हैं, है ना, जो फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर नहीं बोलना चाहिए, जो फूड विक्रेता है, ठीक है, और छोटे छोटे जो वेंडर हैं जो फूड पे काम करते, फूड इंडस्ट्री, फूड एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनके लिए जो है नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा कि 100 वीक का हाट लगाया जाएगा अलग अलग शहरों में, तो इससे उनके फूड को भी ग्लोबलाइज किया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं हम, तो हमने देखा कि कैसे हाउसिंग के लिए प्री अर्बन एरियाज़ में घर बनाने की बात हो रही है। और उसके बाद हम देखेंगे ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट जो है, रीडेवलपमेंट। देखो ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड आपने पढ़ा होगा, मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो चल रही थी, चलते चलते भी बंद हो गई या ठप हो गई है, दैट इज़ अ ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो
उसको रीफाइनेंस करना, उसको फंड देना ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए, है ना? ये काम किया जा रहा है। वाटर सप्लाई वगैरह अभी हमने देखा 100 सिटीज़ फोकस किया गया है। फिर 14 जो है बड़े शहर में जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 30 लाख से ऊपर हो, वहाँ पे जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स है, मतलब किस तरह से उस शहर को बदला जाए, वहाँ की पानी की व्यवस्था और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो लाइटिंग है, जो रोड्स है, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पे बात की गई है। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी देखे हैं। और नाउ जो एनर्जी सेक्टर है, इसमें बात करें, जो सिक्योरिटी है हमारी, प्रायोरिटी नंबर 6 एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेशन मिल चुके हैं। पीएम सूर्या जो गृह मुफ्त बिजली योजना है, जो कि जनवरी में लॉन्च की गई थी इसके तहत। और इसमें होगा क्या कि जो लोग हैं वो अपना सनलाइट के थ्रू एनर्जी बना सकते हैं, बनाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं और सरप्लस एनर्जी को बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए आपको इंफ्रा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस इंफ्रा को यानी स्टोरेशन पावर को बढ़ाने के लिए भी सरकार यहाँ पे काम करी। साइड बाय साइड सरकार जो है एनटीपीसी के साथ और भेल के साथ मिलकर के 800 मेगावाट की जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है ना, ये भी जो है गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। हालांकि ये सब हमने जनवरी फरवरी में ही देखा है, जनवरी फरवरी करंट अफेयर में हमने बहुत डिस्कस किया इस मैटर पे। और जो मार्केट के अंदर है ना, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड मेड जो इंडियन कार्बन मार्केट है उसकी हम बात करें। देखो इंटरनेशनली क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो हर देश का अपना एक कार्बन फिक्स है कि वो इतना परसेंटेज कार्बन का यूज़ कर सकता है, मतलब क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना पॉल्यूशन को बढ़ाना है। तो अगर आप अपने लिमिट में रह के कर लेते हैं तो फिर आप कार्बन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपके पास अगर बच जाता है, आप कम अपनी जो क्षमता है उससे कम यूज़ करते हैं, तो फिर आप अपना बेच भी सकते हैं, कार्बन लिमिट जो आप दूसरे कंट्री को बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियली वो कुछ पैसा देंगे, रेम्यूनरेट करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। यही तर्ज पे देश के अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्री हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, उनका भी कार्बन का एक लिमिट कर दिया गया है। तो कार्बन लिमिट को अगर वो पूरा कर लेते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको पे करना पड़ेगा, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और कोई कम यूज़ करता है तो उनका बचा हुआ जो लिमिट का रेस्ट पार्ट है वो किसी को बेच सकते हैं और पैसा गेन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, इंडस्ट्री भी होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम देखेंगे जो धनराशि है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है धनराशि, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 11,11,111 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.4% है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया जा रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ जो है प्रोविज़न है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन का, जो कि सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी। और ये एक्चुअली में फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है किसका, जो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत, जिसमें कनेक्टिविटी बहुत की जाएगी। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली जो कोसी रिवर और जो मेशी रिवर है, इनके बीच में इंटर स्टेट लिंकिंग जो प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का धनराशि खर्च किया जा रहा है। साइड बाय साइड यहाँ पे 20 अदर प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे बैराज निर्माण के लिए, रिवर पॉल्यूशन को फ्री करने के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए किए जाएंगे। आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में फ्लड मैनेजमेंट के लिए, लैंडस्लाइड के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। बिहार के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है। 25,000 रूरल हैबिटेट जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड होनी चाहिए, माने जिस भी एरिया में 25,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हर महीने, हर वेदर में, मतलब गर्मी बरसात, हर समय उनके कनेक्टिविटी हो सके, है ना। तो वो सुनिश्चित करने के लिए पीएम GSY फोर्थ में प्रोविज़न किया गया। नाउ बिहार के अंदर बेसिकली 26,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी पे दिया गया है, जिसमें पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया राजगीर वैशाली, और यहाँ पे दरभंगा एक्सप्रेस है। एडिशनली 2 लेन का जो है ब्रिज, मैंने ब्रिज जो है, ब्रिज के ऊपर 2 लेन का जो है रोड बनाया जाएगा, जो कि गंगा रिवर पे होगा बक्सर वाले एरिया में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश को भी सरकार ने बहुत सारा धनराशि दिया है, जो उनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें तेलंगाना में ही रह गई थी। तो आंध्र प्रदेश को रीबिल्ड करना है, तो उसके लिए 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है सरकार के द्वारा। इनोवेशन रिसर्च सेंटर में हम देखेंगे स्पेस इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया गया है। इसमें जो 1,000 करोड़ रुपए का धनराशि है वो कैपिटल वेंचर मिल सकता है, जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वैसे इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको पहले 5 साल के लिए मिलता था, अब ये टाइम बढ़ा दिया गया है
10 साल कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे जो स्पेस सेक्टर में इकोनॉमी जनरेट करना चाहते हैं। देश के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली इसरो के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट पार्टी अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ और नई तरह की चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो ये हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है, ये एक तरह से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का एक मैकेनिज्म है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है और इनोवेशन लाके हम कॉमर्शलाइज करने वाले हैं हमारा स्पेस सेक्टर को, जिससे धनराशि बहुत प्राप्त होगी। नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो रिफॉर्म है उसमें हम देखने वाले हैं कि जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जाएगा। हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके और जो ग्लिचेस है वो दूर हो सके, और जो फेस टू फेस बात करने से जो डिस्प्यूट होते हैं उसका रिजॉल्वेशंस यहाँ पे अच्छे से हो सके, वो रिजॉल्व हो सके, और जो डेटा है उसको भी इम्प्रोवाइज़ किया जा सके, अलग अलग डेटाबेस सिस्टम इम्प्रूव करके मैनेजमेंट अच्छा किया जा सके, और न्यू पेंशन स्कीम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो कि वो रिव्यू करेगी, समय समय पे अपना रिपोर्ट देगी, उसके हिसाब से कैपिटल्स पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म में हम देखेंगे, देखो ई श्रम पोर्टल जो कि पहले भी चल रहा था उसमें अभी क्या हुआ है, वन स्टॉप लेबर सर्विसेज सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, मैंने हर तरह की प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप जॉब भी खोज सकते हैं, जॉब सीकर वाला भी यहाँ पे अब ऑप्शन आपको मिलेगा, जॉब खोजने के लिए इधर उधर जाना नहीं है। श्रम सुविधा एंड जो समाधान पोर्टल है वो भी यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। नाउ एनपीएस की बात करते हैं। एनपीएस जो स्कीम है वो ऐसे बच्चे के लिए आई थी जिसके माता पिता नहीं है, ठीक है। तो एनपीएस वात्सल्य योजना थी जिसमें अकाउंट खुलता है और सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो इसको भी थोड़ा ज़्यादा क्या किया गया है, मतलब इसको स्मूथ किया गया है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर की गई है, ताकि जो कम्युनिटी के लोग हैं या जो अदर जो लोग हैं जो ऐसे बच्चे को जानते हैं वो एनपीएस के थ्रू उस बच्चे का एनरोलमेंट करा सके, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई सिस्टम का कोई भी पार्ट हो, और इस तरह से उस बच्चे की जो फिजिकल मेंटेनेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नाउ अब जो बजट हमारा है इसमें जो कुछ डेटा है हम इसकी बात कर लेते हैं। 2024-25 में जो हमारा टोटल रिसिप्ट्स हुआ है अदर देन बोरोइंग को छोड़ के जो हमें टोटल प्राप्त हुआ है धनराशि वो कितना है, 32.07 लाख करोड़। अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ, वो कितना हुआ है 48.21 लाख करोड़, यानी प्राप्त इतना हुआ है बोरोइंग को छोड़ करके, यानी कि जो शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ है, और ये जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है दोनों में डेफिशिएट है, यानी फिजिकल डेफिशिएट दिख गया हमें। नाउ हम बात करेंगे जो नेट टैक्स हमें रिसिप्ट हुआ है ना, और जो एस्टिमेट था अगर हम उसकी बात करें तो कितना है 25.83 लाख करोड़। फिजिकल डेफिशिएट कितना हुआ 4.9%। तो फिजिकल डेफिशिएट हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का भी है, और हमारा टोटल जो हमारा प्राप्त हुआ है टैक्स वो ये है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग है, ठीक है, जिसमें डेटेड सिक्योरिटी भी है, मतलब डेटेड सिक्योरिटी मैंने सिक्योरिटी पेपर जिसमें डेटेड लिखा हुआ है जो कि इतने महीने इतने समय इतने साल के बाद वो आपको देना पड़ जाएगा पैसा। तो इस तरह से जो बोरोइंग है और जो एस्टिमेटेड था हमारा कि नेट बोरोइंग कैसी होगी, ग्रॉस और नेट कितना होगा। ग्रॉस मतलब टोटल, इसमें डेफिशिएट वगैरह जोड़ा हुआ है, एडेड है, और नेट मतलब जो डेफिशिएट वगैरह हटा दिया गया है। तो टोटल की हम बात करें यानी ग्रॉस की हम बात करें तो कितना हो गया हमारा 14.01 लाख करोड़, लेकिन अगर हम बात करें नेट की तो कितना हो गया 11.63 लाख करोड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो 2021 में ये बोला गया था कि हमारा जो फिजिकल डेफिशिएट है इसको हम कम करेंगे और 4.5 पर ईयर ऐसा रखने की कोशिश करेंगे, अभी 4.9 है। तो फिजिकल डेफिशिएट ये होता है क्योंकि जब ज़्यादा आप खर्च करते हैं तो फिजिकल डेफिशिएट बढ़ता है। अब देखो पार्ट बी जो होता है ना बजट का, उसमें टैक्स पे बात होती है, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट को जब मन करे तब कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है। टैक्स हमेशा बजट के टाइम पे ही आती है, तो जिसके लिए जो एक्ट है 1961 का उसमें उसके तहत ही आगे बढ़ना पड़ता है और ये बजट के थ्रू ही हो सकता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इस साल क्या होने वाला है, क्या लिमिट बढ़ाई गई है, क्या घटाया गया है ना, फाइनेंशियली कितना जो है वाइब्रेंट है ये। देखो बेसिकली इस बार हम देखेंगे कि 0 से लेकर के 3 लाख कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख कमाने वाले को 5% टैक्स लगेगा। देखो इसमें चेंजेस हुआ है ना, जो मिडिल क्लास है इसीलिए बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास को भी मतलब उसकी जो टैक्स वो बचा लेता था 5 लाख तक, तो अब वो 3 से 7 कमाने वाला 5% टैक्स देगा, 7 से 10 कमाने वाला 10% देगा। तो इस तरह से मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंस जाएगा। मिडिल क्लास जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धक्का, कोई मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, तो इसमें ये फंसने वाले हैं। इसीलिए इस बजट में थोड़ा सा
ये किया जा रहा है कि भई पहले तो आप 5 लाख वाले तक को फ्री दिए थे, एग्ज़म्प्ट किए थे, ठीक है? तो मतलब मिडल क्लास वाले के लिए ये थोड़ा खुशी की बात नहीं है, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और रिफ़ॉर्म जो हमारे किए गए हैं, सैलरीड इंडिविजुअल या पेंशन वाले जो लोग हैं, उनके लिए उनका जो पैसा था जिनको मतलब देखो 50,000 जिनको मिल रहा था, है ना? तो सॉरी इसमें डिडक्शन किया गया है, जो सैलरी है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जिनको 75,000 मिल रहा था, अब उनको 50,000 मिलेगा, मतलब पेंशन की जो धनराशि है वो कम की गई है, डिडक्शन किया गया ऑन फैमिली पेंशन पे। और ये हम देखो यहाँ पे डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनरीज़ टू बी इंक्रीज़्ड फ्रॉम 1500 से 15,000 से 25,000, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, ये एक चेंजेस है, इसको भी देख लेंगे। हाँ, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम कस्टम ड्यूटी कहाँ-कहाँ हटाई गई है, जिससे जो मिडिल क्लास है, मतलब देखो मिडिल क्लास को एक तरफ से टैक्स डाले गए हैं, तो जो चीज़ वो परचेज़ करते हैं उस पे बहुत सारा टैक्स को हटाया भी गया है। तो कुल मिलाकर के मिली-जुली स्थिति देखने को मिलेगी। तो कस्टम ड्यूटी जो कैंसर की 3 दवाइयों पे लगती थी उसको हटा दिया गया है। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे जो अलग-अलग हमारी जो मोबाइल है या केबल वगैरह, चार्जर वगैरह खरीदते हैं, उसमें जो कस्टम लगा था उसको 15% घटा दिया गया। इसका मतलब ये सस्ते हो जाएँगे। सोना-चांदी जो है वो भी सस्ता किया गया, जिसमें हम देखेंगे कि 6% था इंटरेस्ट पहले कस्टम ड्यूटी, उसको भी हटा दिया गया। मतलब पहले 6.4 था, अब इसको 6 पॉइंट कर दिया गया ओनली। 25 क्रिटिकल मिनरल्स मतलब वैसे मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है बट बहुत कम मिलते हैं, उन पे जो ड्यूटी लगती थी उसको भी कस्टम फ्री किया गया है और कहीं-कहीं पे कम किया गया है। और जो सोलर पैनल पैनल यूज़ करते हैं हम लोग सोलर सेल के लिए, ठीक है? इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसमें भी क्या किया गया, कस्टम ड्यूटी को एग्ज़म्प्ट किया गया है, सो दैट कि इसको बढ़ावा मिले। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें और बिजली बिल सबका कम हो सके। और जो कॉपर है या फिर ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कॉपर एक्सट्रैक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो ऑक्सीजन होती है, उसमें भी रियायत दी गई है, एग्ज़म्प्ट किया गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा कॉटन या अलग जो हमारा क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज किए गए हैं। मतलब अब जो है 5% लगेगा टैक्स, जो कि पहले 7.5 होता था, तो इसका मतलब कपड़े इंडस्ट्री को भी थोड़ी राहत मिली है। और कस्टम ड्यूटी में मैंने बताया आपको, जो गोल्ड पे लगता था, प्लैटिनम पे, सिल्वर पे, उसको 6 कर दिया गया, पहले 6.4 था। तो ये हमने डिस्कस किया बजट के अंदर क्या-क्या समराइज़ किया गया है इस बार। कुछ ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं वो स्लैब में है, टैक्स स्लैब में है और जो 5 नई योजनाएँ ऐड की गई हैं। बाद बाकी एज़ इट इज़ सारी चीज़ें चल रही हैं, बस उसमें फंड इंक्रीज़ किए गए। तो ये था बजट की समरी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।